नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं जीडीपी की बात करने वाला हूं। जीडीपी रिकॉर्ड स्तर पर है, जबरदस्त उछाल है जीडीपी में, सरपट भाग रहा है जीडीपी। अब आप कहेंगे अरे क्या हो गया, जीडीपी और रिकॉर्ड स्तर पर? हमारी अर्थव्यवस्था तो 23.9% तक का गोता खा गई थी पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में 7.5% का गोता। पूरे साल में विकास दर की बात करें तो वो -7.7% रहने वाली है, और आप कह रहे हैं जीडीपी रिकॉर्ड स्तर पर है। जी हां, रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गैस, डीजल और पेट्रोल की। ये रिकॉर्ड स्तर पर हैं, नीचे घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो और गैस की, रसोई गैस की बात हो, पिछले 3 महीनों में 125 रुपए का इजाफा किया गया है गैस की कीमतों में। आपके घर में जो सिलेंडर आता है 594 रुपए दाम था, नवंबर में 50 रुपए बढ़ा दिया गया, 644 हो गया। फिर 50 रुपए दिसंबर में बढ़ा दिया गया, 694 हो गया, और फिर 25 रुपए का इजाफा। दिल्ली के दाम बता रहा हूं, 719 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। और पेट्रोल की बात करूं तो राजधानी दिल्ली, जहां पर मैं काम करता हूं, 86 रुपए 65 पैसे, मुंबई 93 रुपए 20 पैसे, चेन्नई 89 रुपए 13 पैसे, कोलकाता 88 रुपए 1 पैसे, पटना 89 रुपए 11 पैसे। मतलब सेंचुरी मारने के बहुत नजदीक है पेट्रोल। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 76 रुपए 83 पैसे, मुंबई 83 रुपए 67 पैसे, चेन्नई 82 रुपए 4 पैसे, कोलकाता 80 रुपए 41 पैसे और पटना 82 रुपए। पेट्रोल और डीजल में भी कोई खास फर्क, कोई अंतर नहीं रह गया है। और ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई आग लग गई हो। यह हुआ क्यों है? यह हुआ इसलिए है क्योंकि सरकार डीजल पर, पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है और राज्य सरकारें जो वैट होता है, वो घटाने के लिए कतई तैयार नहीं है। सरकार को अपनी सुनिश्चित आमदनी चाहिए, तो तेल के इस खेल में आम आदमी का तेल निकलता रहे, लेकिन सरकार का खजाना भरता है, बढ़ता है। और इसका एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। जो पेट्रोल पर आप जो कीमतें दे रहे हैं ना, 100 के लगभग जा रही है, दरअसल पेट्रोल 29 रुपए 34 पैसे का पड़ता है। यह बेस प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें सरकार 32 रुपए 98 पैसे, 32 रुपए 98 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, और वैट लग जाता है 19 रुपए 92 पैसे। 50 रुपए से भी ऊपर वो टैक्सेस में चले जाते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के खाते में। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है, वैट को भी मैं जोड़ दूं, 61% जो तेल की, पेट्रोल की कीमत है ना, 61% सरकारों के पास चला जाता है। यही हाल डीजल का भी है। डीजल में 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी है और 11 रुपए 22 पैसे वैट लगता है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट होता है, इसीलिए अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में आप जाएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होंगी, दिल्ली में अलग होंगी, उत्तर प्रदेश में अलग होंगी, मुंबई में अलग होंगी, इसीलिए यह फर्क भी आता है। तो सरकार के खाते में, सरकारों के खाते में 61%, और सिर्फ केंद्र सरकार की बात करूं 38% पेट्रोल के दाम, जो उसकी कीमत है उसका 38% सरकारी खजाने में चला जाता है, और 41.6% डीजल की कीमत सरकारी खजाने में चली जाती है। तो सरकार कीमत कम कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। आपको मैंने पिछले दफा बताया था, पिछले साल 11 से 13 रुपए एक मुश्त इजाफा कर दिया गया था पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में।
2014 से 11 दफा ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, 11 दफा, 2 दफा ड्यूटी घटी है। $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी। आज कीमत 55 है, वो 28 तक भी गई थी। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में आपको मुझको कभी कोई राहत नहीं मिली। और तब तो यह भी कहा गया था कि देखिए पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं, तो यह नसीब है। और नसीब वाला चाहते हो कि बदनसीब व्यक्ति चाहते हो, यह प्रधानमंत्री ने बोला था। बोला तो तब यह भी गया था जब मनमोहन की सरकार थी, चुनावी मौसम था कि सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। 35 नहीं, 35 की 3 गुने के करीब होती दिख रही हैं पेट्रोल की कीमतें। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपको ध्यान होगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बड़े परेशान हो जाते थे, अक्षय कुमार साइकिलिंग की पैरवी करने लग जाते थे, अनुपम खेर कहते थे कि मेरा ड्राइवर लेट आया। तो मैंने पूछा अरे भाई लेट क्यों हो गए? कि सर साइकिल पर आया हूं। अरे साइकिल पर क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। अब सबके पास पैसे आ गए हैं क्या? अब किसी को साइकिल चलाने की वकालत करते नहीं देखा जाता है। अमिताभ बच्चन खामोश हैं, अक्षय कुमार शांत हैं, अनुपम खेर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्या यह एक न्यू नॉर्मल है कि आदत पड़ जाएगी? और संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा काल है, तो आप दीजिए पैसा, आम आदमी ही उसकी भरपाई करेगा। खजाना खाली हो रहा है तो आम आदमी भरपाई करेगा, यही एक तरीका है। एक पेट्रोल डीजल और गैस है और दूसरा शराब है। चलिए शराब तो सेहत के लिए खराब है, उस पर आप टैक्स बढ़ाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल और गैस इसके दाम बढ़ते चले जाएंगे तो आम आदमी उसकी मार कब तक झेलेगा? और यहां पर राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ट्वीट है 2 दिन पहले का, राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए। तो हम 93 रुपए दे रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश 51 और 53 रुपए पेट्रोल के दाम दे रहे हैं। तो दाम कम किए जा सकते हैं क्या? यह अपने आप में सवाल है। और सत्ता में आने से पहले बढ़ती तेल कीमतों पर किस तरह से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जाहिर करते थे, वो बयान भी सुन लीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पर लगता है आज किसी पर कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ महसूस नहीं कर रहा है। फरवरी में, आज 4 तारीख है, फिर से दाम बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल के दाम 37 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम में क्यों लगी आग? और गैस यानी जी, डीजल डी, पेट्रोल पी से ही बढ़ेगी जी डी पी। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अहम घटक है मोदी सरकार के, राजीव रंजन, आरएसएस से जुड़े देश रतन निगम भी मेरे साथ हैं, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं, और बिजॉन मिश्रा, जिन्हें मैं प्यार से बिजॉन दा भी कहता हूं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो राजीव रंजन, मेरा सवाल सीधा, ये आग लगी हुई है गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई क्या? देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, इसलिए कि
इस वर्ष 11 बार फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं और कहीं ना कहीं $55 प्रति बैरल के आसपास का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का दर है वो लगातार बरकरार है। पहले जिस समय आपने सही जानकारी दी कि $110 प्रति बैरल के दर पर क्रूड ऑयल का जब दर था तब ये सत्ता में आए, और आज जो स्थितियां हैं निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दरों के मुकाबले हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। कल जो पैसे लिए गए थे उस पर कई अवसरों पर हम लोग भी केंद्र सरकार के फैसले के साथ नहीं थे, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, देश को जिस तरह से कोरोना संक्रमण के वजह से अर्थव्यवस्था को जिस तरह के आघात का शिकार होना पड़ा, देश को जिस तरीके का नुकसान हुआ, उसमें सेस के जरिए अगर राशि की उगाही का प्रयास किया गया या करों में कोई कटौती नहीं करने का अगर कोई निर्णय है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी केंद्र सरकार की मजबूरियों नहीं, वो 1 फरवरी को आम बजट में थोड़ी बहुत ड्यूटीज घटाई गई, लेकिन वो 4 रुपए का डीजल पर कृषि सेस लगा दिया, 2.5 रुपए का पेट्रोल पर, ढाक के वही 3 पात। आपको, मुझको, राजीव रंजन वही पैसे देने पड़ेंगे पेट्रोल डीजल के लिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि पहले जो राशि वसूली गई उस समय जरूर उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, आज अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल दौर है। हम चाहे जितनी भी पीठ थपथपा लें, लेकिन कोरोना ने अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया है और इसीलिए आज देश को संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना होगा। अच्छा, तो अब संकट की घड़ी है, देश को खड़ा होना होगा, और पैसे बढ़ाएं तो हम पैसे दें, उफ ना करें, यही देशभक्ति है। लेकिन अगर यूपीए का काल था, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। मैं कुछ एक मिनट ये बयान सुनवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे अंदाजा रहे कि भाई पहले क्या कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है। यूपीए सरकार कसाई खानों को सब्सिडी देती है और डीजल की कीमतों को बढ़ाती है। क्या यह कांग्रेस की दिशा है? यह प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। स्मृति ईरानी, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि, यूपीए लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करती है, सत्ता की हेकड़ी है, वो सत्ता की हेकड़ी थी। सुषमा स्वराज अब स्वर्गीय हो गई हैं, 2011 में ट्वीट करती हैं, पेट्रोल कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी, असंवेदनशील सरकार की तरफ से आम लोगों को एक और झटका। वो सरकार असंवेदनशील थी, सत्ता की हेकड़ी थी, रुपए ने अपनी कीमत खोई और आज प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। ऐसे ऐसे बयान दिए जाते थे। आज देश हित में हम दाम बढ़े हुए दाम पर कोई सवाल ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपको सवाल खड़े करने का पूरा अधिकार है और मुझे ऐसा लगता है आपको सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन मैंने वो कहा है जो आज कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी के तौर पर अलग अलग स्रोतों से राशि का उपार्जन आज एक व्यवस्था भी है और इसे देश को समझना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन मैं नहीं, देश समझता है। मुझे ये बताइए, $28 पर बैरल भी आई ना कीमत कच्चे तेल की, $110 से। क्या 1/3 पेट्रोल के डीजल के दाम हो गए थे? तब किए होते तो देश आज समझ जाता कि आज हम मुश्किल में हैं तो ज्यादा दाम भी दे दे। तब भी दाम कम किए गए थे क्या राजीव रंजन? आप अगर आर्काइव में जाएंगे तो ऐसे कम से कम 3 से 4 अवसर हैं जब हम लोगों ने जो बात आप अभी कह रहे हैं, इस बात को हम लोगों ने उस समय सरकार में रहने के बाद भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, उसको कहीं ना कहीं उसका लाभ हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। उस समय जो दलीलें दी गई, आधारभूत संरचना में निवेश हुआ और वो तमाम चीजें, लेकिन उस समय हम लोगों का पक्ष ये था। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में देश खड़ा है, दोनों का जो फर्क है वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें कांग्रेस बनाम एनडीए का सवाल इसलिए नहीं है कि अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, मैं उनसे पूछूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वैट पर आऊंगा। मैं अभी बता दूं, बिहार वासियों के लिए बुरी खबर आने वाली है, आप वैट बढ़ाने वाले हैं। मेरी अंदर की जानकारी है, बताइएगा पुख्ता जानकारी है या नहीं। वैट पर तो मैं आऊंगा, लेकिन एक सेकंड, देश रत्न निगम
सत्ता में आने से पहले नारा बुलंद किया था बीजेपी ने, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये पेट्रोल की क्या हमारी पीठ थपथपा रही है ये पेट्रोल डीजल की कीमतें? देखिए, बहुत इसमें साफ कर दूं कुछ चीजें, तथ्यों की जानकारी बहुत जरूरी है। किसी वक्त सरकार बढ़ाया करती थी प्राइजेस, और अब जो कंपनी है उनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर दिया गया है। वो खुद डिसाइड करती हैं बाजार के मूल्यों के आधार पर। सरकार सिर्फ एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी मूल्य बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में हुआ क्या था कि उनकी तेल की मांग नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, उसके जैसे जैसे मार्केट खुलनी शुरू हुई तो उन्होंने उसका जो उत्पादन है वो कम कर दिया, जो तेल उत्पादक देश थे, और उससे उन्होंने सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करना शुरू किया, जिसकी वजह से दाम बढ़ने शुरू हुए। और जो आज के हालात हैं, देखिए बजट की वजह से कोई दाम नहीं बढ़ रहा है, ये आप भी जानते हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ जाएगा बजट के कारण। मतलब तो ये सरकार ने आसान किया कि दाम और नहीं बढ़ाए, जबकि रिकॉर्ड स्तर पर है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोरोना के वक्त में जो अर्थव्यवस्था की इतना बुरा हाल है, उस वक्त अगर नहीं बढ़ाया तो इसका आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, और देना चाहिए भी। कोरोना काल में बढ़ाया ना, कोरोना काल में क्यों नहीं बढ़ाया? 11 रुपए 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी ना उस वक्त, तब तो किसी ने उफ नहीं की। देखिए, मार्केट से जुड़ा हुआ है, सरकार नहीं बढ़ा रही आज की डेट में, ये ध्यान रखिए। नहीं, देश रत्न निगम, एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं। देश रत्न निगम, सर आपकी इजाजत से 1 मिनट के लिए रिलेट कर दिया गया और कंपनियों को स्वतंत्र कर दिया गया प्राइस डिसाइड करने के लिए। नहीं, आप आधी जानकारी दे रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से। देखिए, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं आपको आप ही से मुखातिब हूं देश रत्न निगम साहब। जब आप कहते हैं बाजार के हवाले, इसीलिए मैंने ये आंकड़े बताए कि जो कच्चे तेल की कीमत है, जो बेस प्राइस है, वो मैंने बताया यहां पर दर्शकों को। 38% जो कीमत है पेट्रोल की, वो सरकारी खजाने, केंद्र के खजाने में जाती है। 61% केंद्र और राज्यों के मिलाकर जाती है। जो कीमत है वो तो 29 रुपए है ना बेस प्राइस। तो सरकार ने अपनी आमदनी तो सुनिश्चित कर रखी है ना, घटा दो। 11 बार बढ़ाई है एक्साइज ड्यूटी, घटाते क्यों नहीं? अरे सुन लीजिए, आप सिर्फ कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसकी रिफाइनरी होती है, रिफाइनमेंट होता है, वो सारी कॉस्ट आपने नहीं जोड़ी। मैं सारी जोड़ के बता दूं आपको? नहीं, आप ना, मैं हर चीज रखता हूं देश रत्न निगम साहब। अब बता देता हूं बेस प्राइस। 1 मिनट, अब नहीं, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं बता दूं। बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे, यह कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे दिल्ली में जो पेट्रोल की है। 37 पैसे किराया, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 96 पैसे, वैट 19 रुपए 92 पैसे, कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे। रिपीट ना करें, दोहराए ना, मुझे जानकारी है इस बात की। हाँ, जिसको आप कच्चा तेल कह रहे हैं, उसके बाद जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है वो रिफाइंड होके पहुंचता है, वो भी कॉस्ट इसमें आती है। जो कच्चे तेल सीधे नहीं दे दिया जाता, कच्चा तेल एकदम थक्का जैसा होता है, उसके बाद उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, रिफाइनमेंट कॉस्ट आती है, उसके बाद ये एक्साइज आप जिस बेस पे लगा रहे हैं उस पे सरकार कच्चे तेल पे लगाती है। जो कॉस्ट में आता है वो रिफाइनमेंट कॉस्ट भी जुड़ के आता है। तो 38% केंद्र सरकार के वक्त में और 23% राज्य सरकारें कमा लेती हैं, वो अपनी कमाई कम नहीं करेंगी, वो जायज है। जो 100 रुपए खर्च होते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पहले 10 रुपए खर्च होते थे। और इसमें जो सरकार, केंद्र सरकार के पास जाता है, उसमें से भी 40% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। पेट्रोल और टोबैको वगैरह ये सारे आपके जीएसटी में नहीं आते हैं। तो ये देखिए, यूनैनिमस डिसीजंस होते हैं बहुत सारे, और इस तरह की जो चीजें हैं, अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं जनता पे, कृषि क्षेत्र में आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं, और बजट में फिर भी नहीं बढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में, वो कहते हैं राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए, और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए। 53 और 51, हमारे यहाँ 93। मुंबई का दाम बता रहे हैं वो। वहां कोरोना नहीं है, वहां संकट नहीं है, वहां बोझ नहीं है। हालात अलग होते हैं, भारत के आर्थिक हालात अलग हैं, वो छोटे छोटे देश हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो उतने पैसे वो खर्च कर पाए।
तो वो छोटे छोटे देशों से आप भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो आर्थिक हालात है उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। आपको हमारे हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप नेपाल और श्रीलंका से हमको नहीं तुलना कर सकते आप। तो बदनसीबी के दौर से गुजर रहे हैं अभी। नहीं, देखिए बदनसीबी क्या है कि हालात ऐसे हो गए हैं आजकल कि उनको आपको किसानों का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। मैं मानता हूं अगर सरकार के बस में होता तो जरूर कम कर देती, लेकिन आजकल बाजार से जो जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस के तो मतलब चुनाव से पहले कह दो कि 35 रुपए आ जाएगा पेट्रोल का दाम, तो अच्छा है, तालियां बजती हैं, वोट मिल जाता है। उसके बाद सत्ता में आने के बाद फिर वो भूल जाते हैं कि हमने कभी ये वादा या ये इशारा भी किया था। देखिए राजनीति के पैरामीटर्स अलग होते हैं और वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं तो उनको जनता हिसाब किताब हर 5 साल में देना पड़ता है। तो वो जनता के पास फिर वापस जाएंगे, वो बताएंगे कि हमने अगर आपसे 10 रुपए लिए हैं तो इतने खर्च किए हैं आपके ऊपर। तो वो जनता के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी और कर्तव्य बोध के लेके सामने जाएंगे, तो वो बताएंगे और जनता उस पर विचार करेगी कि आपने झूठ बोला या सच बोला, या कितने रुपए खर्च किए। किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं। तो मतलब वही मतलब मैंने यही सवाल भी बनाया है, गैस यानी कि जी, डीजल यानी कि डी, पेट्रोल यानी कि पी से ही बढ़ेगी जीडीपी। तो सरकार अगर दिक्कत में है आलोक शर्मा, तो वो पेट्रोल से कमाई करेगी। सरकार का खजाना खाली है, सरकार साफ कर रही है ये बात। देखिए मुझे लगता है संदीप भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 और संदीप भाई को पर्सनली मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने कम से कम मोदी जी की कोई एक बाइट तो चलाई, वरना मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की बाइट पुरानी चला दें। खैर अब विषय पर आते हैं। हमारे समय पे 12 सिलेंडर सब्सिडाइज थे, वो 6 हुआ तो बीजेपी ने तहलका मचा दिया था। आज 0 है। देर रतन साहब ने कहा कि बजट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे महंगाई बढ़ेगी या पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं 68,000 करोड़ की सब्सिडी इस बजट में समाप्त कर दी गई है। बार बार ये लोग कहते हैं, राजीव भाई भी कह रहे थे, देश रतन जी भी, कि एग्रीकल्चर पे बढ़ गया। एग्रीकल्चर का बजट भी घट गया है इस बार। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का बजट भी घट गया। नहीं, एग्रीकल्चर का बजट घटा नहीं है कि भाई अगर 3,000 करोड़ लगभग 2% एग्रीकल्चर का कृषि के लिए मद बढ़ाई गई है। वो 1,48,000 करोड़, पिछले साल 1,45,000 करोड़। एक मिनट संदीप भाई अगर परसेंटेज वाइज देखें तो घटाई है, जितना हर साल बढ़ता था। हाँ, पिछली बार मैं इसीलिए क्लैरिफाई कर दूं, करोड़ का एक्यूरेट फिगर्स दीजिए मेरे शो थोड़ा सा मार्जिनली। एक मिनट एग्जैक्टली दे रहा हूं संदीप भाई, थोड़ा सा बढ़ा है। 25,000 करोड़ के करीब का बजट बढ़ा है। एक साल के बाद अगर जीडीपी की परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। दूसरी चीज, अब इनसे पूछिए कि पिछले जब से कोरोना चला है 27 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, 11 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बताया कि बढ़ी है। वो एक्साइज ड्यूटी मार्केट ने या कंपनियों ने तो नहीं बढ़ाई है, ये तो सरकार ने ही बढ़ाई है। जीएसटी से पेट्रोल डीजल को बाहर रखने का फैसला किसका था? केंद्र सरकार का था, कांग्रेस का तो नहीं था। आप रखना चाहते तो वापस ले सकते थे। और जीएसटी से बाहर रखना और एक्साइज का जो पैसा है उसका कोई हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता। ये गलत, आपने देश रतन भाई अभी बात गलत कही। आज अगर जो चीजें इन्होंने बढ़ाई में जाता है पैसा, सेस का पैसा नहीं जाता है राज्यों को। वैट तो लेते हैं ना राज्य, वैट पर आ जाएं। आप केंद्र सरकार की गलतियां निकाल रहे हैं आलोक शर्मा। आपकी सरकार है ना पंजाब में, है कि नहीं? संदीप भाई मैं पूरी बात कर लूं, मेरे से तीखा सवाल पूछेगा। चलिए, मोदी साहब ने कहा था कि साहब कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। अरे भाई कब तक कड़वी दवाई, और कड़वी दवाई के नाम पर भैंस के इंजेक्शन आप पेलते रहेंगे? आरबीआई खाली कर दिया, बैंक्स की हालत खराब है। ये कह रहे हैं साहब केवल कोरोना जिम्मेदार है। आप बताइए, पिछले साल का जीडीपी ग्रोथ रेट 4% था, जो पिछले 11 साल में लोएस्ट था। क्या पिछले साल कोरोना था? आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी पिछले साल अगर की तुलना में करें, सीएमआई के आंकड़े देख लें तो 50 साल में बेरोजगारी दर अभी मुद्दे पर रहते हैं ना, अभी मुद्दे पर रहते हैं। पिछले साल तक कितने उद्योग बंद किए? एक मिनट आलोक शर्मा, केवल ये कह रहा हूं, बार बार कोरोना का आवरण, कोरोना का जो ये ओढ़ लेते हैं ना कंबल, ठीक है। मुझे लगता है जो कोरोना का बार बार ये लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, वो कंबल ठीक नहीं है। आलोक शर्मा, अब मुझे ये बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है ना, अब रुकिए आलोक शर्मा, पंजाब में पेट्रोल पर 35.12% वैट, 16.74% डीजल पर वैट। महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई, थाने, नवी मुंबई अलग अलग रेट हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, नवी मुंबई के इलाके में
39.12% पेट्रोल पर, जहां पर 93 रुपए कीमत है, 24.78% डीजल पर। बाकी महाराष्ट्र में 38.11% और 21.89%। राजस्थान में 30.8% पेट्रोल पर वैट, डीजल पर 24.09%। आप वैट घटा दीजिए ना। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जब मुख्यमंत्री थे, संदीप भाई मुख्यमंत्री थे ना गोवा के, जीरो वैट कर दिया था। आप कर दीजिए ना वैट कम, आप भी दिखाइए ना वो मादा, दिखाइए तब केंद्र को की आलोचना कीजिए। मुझे लगता है, एक मिनट, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, आज भी अगर वेट का कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी राज्यों से हमारी सरकारों का वेट ज्यादा कम है, और राजस्थान ने अभी 2% घटाया है पिछले हफ्ते ही। सबसे ज्यादा वैट महाराष्ट्र में है, जहां पर आपकी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट है। महाराष्ट्र में वैट, एक मिनट सर, संदीप भाई, महाराष्ट्र में वैट कौन सी सरकार लगा कर गई थी, जरा समझ लीजिए। तो आ रहे आपकी सरकार है, घटा दीजिए, कर देंगे जीएसटी का। एक मिनट संदीप भाई, आज वहां कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमारे अकेले के फैसला हम अकेले नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अभी रुक जाइए, वहां पर चलिए। कोएलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में 35.12, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर, वहां तो अकेली सरकार है। मैं उत्तर देता हूं। मैं उत्तर देता हूं, बिल्कुल मैं वैट घटवा दूंगा। जितना पंजाब सरकार का जीएसटी का पैसा बकाया है, अगले 1 महीने 2 महीने में, बीजेपी के प्रवक्ता यहां नहीं है, जरूर उनसे पूछते, राज्यों का जीएसटी का पैसा दे दीजिए वैट घटाने के लिए। आप कहिए ना, राज्यों को क्या अपने सरकारों को तनख्वाह नहीं देनी है क्या? क्या राज्यों को फसल नहीं खरीदनी है क्या? क्या राज्यों के खर्चे अपने तो यही मजबूरी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को भी आधारभूत ढांचे में निवेश करना है, पैसे लगाने हैं। ऐसा नहीं है, नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना, कहां लगे पैसे? वो 20 लाख करोड़ रुपए आया, वो कहां गया? बजट तो बराबर का बराबर है, तमाम चीजों पर घट गया। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में एनएचआई के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2,36,000 करोड़ आरबीआई से आया, वो कहां चला गया? किसी को, सरकार को पता ही नहीं चल रहा। और इसका कारण है, आपने जो टॉपिक लिया है न्यूज 24 ने, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है सबसे बड़ा नोटबंदी। उस टाइम से देखिए कि नोटबंदी के बाद, नहीं, अभी मैं अतीत में नहीं जा रहा हूं, अभी देखिए इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा चल रहा है। 1 मिनट आलोक, यहां पर अनुराग भदौरिया, सरकार में होते हो आप लोगों की बोली कुछ और होती है, विपक्ष में आने के बाद बोली कुछ और हो जाती है। सरकार में आते ही खजाना कैसे भरा जाए ये प्राथमिकता हो जाती है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। कड़वी बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके चैनल पे जो ये डीजल पेट्रोल की बात हो रही है, ये समाज का असली मुद्दा है जिसको आपने उठाया है, और तय है कि जब ऐसे उठाओगे तो देश सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन तो जाति धर्म की राजनीति आप करते, थोड़ी ऐसी बातें करते कि कहां पे क्या जाति धर्म का हुआ है, उसके नाम पे चलेंगे डिबेट करने के लिए, लेकिन जब देश के असली मुद्दों पे बात होगी तो नहीं आएंगे। यही आपने सुनाई बाइट, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता 2014 में और चुनाव के पहले क्या हल्ला मचाते थे, आपको पता होगा कि जब रुपया पतला होता है तो क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से पेट्रोल डीजल के लिए सिलेंडर लेके यहाँ स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जी घुमा करते थे रोड पे, मुझे अच्छी तरह याद है। आज क्या उनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है? जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इन्होंने एक कोरोना का कवच कुंडल ओढ़ लेते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। अरे भैया, कोरोना की वजह से क्या? कोरोना ने भी बोल दिया कि आप किसान का बिल ऐसा पास कर दो जिससे किसान आके रोड पे बैठ जाए और 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाए। ऐसा तो नहीं बोला। कोरोना के हम कहते कोरोना तो अभी आया था, इसके पहले जब कोरोना नहीं था तब क्या था? तब जीडीपी की हालत क्या थी? डीजल पेट्रोल की हालत क्या थी? और एक प्रवक्ता कह रहे थे अब तो कंपनी की ताकत होती है, कंपनी के पास इसका डिसीजन करने का फैसला होता है। माना मैंने कांग्रेस ने वो गलती की थी, तो आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया? आप तो हिंदुस्तान की बात लेके आए थे ना, हम आएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। बाजार के हवाले है, इसमें नया भारत में तो नए सरकार का कोई दखल नहीं है। कंट्रोल कंपनी बाजार तय करता है कीमतें क्या है। वापस आपने क्यों नहीं वापस लिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि बाजार तो सरकार दखल, अरे तो सर दखल, हम कहते हैं सरकार दखल करे ना, कंपनियों पे दखल करे ना।
अगर नहीं कंपनी पे दखल करे, कंपनी से हमें पता है कि कैसे तय होता है, कैसे कंपनियां तय करती हैं। तो मैं पूछता हूं कि सरकार क्यों नहीं लॉ लाती है, क्यों नहीं पास करती? जो कांग्रेस करके गई, जो ताकत देके गई थी कंपनियों को, ताकत क्यों नहीं वापस लेती है? एक बात। दूसरी बात, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब इसके पेट्रोल की, कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो हमारे देश में बढ़ क्यों रही है? अच्छा चलो बढ़ भी रही है तो आप एक्साइज, इस पे एक्साइज और इस पे बैट लगातार, जो बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी केंद्र में, राज्य में सरकार लगातार बढ़ाती चली जा रही है। एक नहीं तरफ सर, बीजेपी की बात नहीं है ना, वो कांग्रेस की हो, एक तरफ गरीब वो कहते हो नहीं, ये गरीब है, इसके लिए हम कुछ देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं, ना कांग्रेस की, वाईएसआर की सरकार है। 35.77% है वहां पर, 35.77%। तो मैं कहता हूं एक्साइज कम कर, अरे तो सर एक्साइज कम खत्म कर देना सरकार। नहीं तो कोई राज्य सरकार करके दिखाए ना, राज्य सरकार वैट कम कर ले। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सत्ता में बोली कुछ और हो जाती है, विपक्ष में आकर बोली कुछ और हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसीलिए, सुनिए, नहीं, मैं एक चीज बताऊं, बड़ा अजीब सा माहौल इस देश का हो गया। कमाल है सरकार का। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सुविधा अनुसार चलती है, जहां जो सुविधा इसको नजर आती है अपने हिसाब से नैरेटिव बदलती रहती है। जब डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गई तो कहेंगे कि हम क्या करें, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी हालत खराब है, लोग की पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टूट चुकी है। तो भैया जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टूट चुकी है तो आप हमारे देश के अंदर में कैसा माहौल पैदा क्यों नहीं करते कि हमारा देश अच्छा बने, एक ऐसा देश बने जो लोग इसकी तुलना करें। नहीं देखिए, इंडिया में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, कोरोना भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। जब अर्थव्यवस्था हमारी टूटी चुकी है, टूट जाए तो आपकी लीडरशिप का क्या फायदा हुआ? मुझे इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में वो ताकत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत नहीं है कि मुसीबत के समय में हिंदुस्तान को आगे लेके, अब थोड़ा राजनीतिक कमेंट हो गए। अब सिद्धार्थ जरा भी स्क्रीन पर, और बिजौंदा अब आपकी बारी आएगी सिद्धार्थ के बाद। सिद्धार्थ, राजनीतिक बयानबाजी तो हो गई, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। संकट काल, संक्रमण काल है, यह सरकार की मजबूरी है कि वो तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही है, नहीं घटा रही है, या वो घटा तो सकती है लेकिन अभी वो घटाना नहीं चाह रही है, खजाना खाली है? संदीप, मैं पूरी ये बहस काफी ध्यान से सुन रहा था और मैं संक्षेप में आपके प्रश्न का और बाकी मुद्दों का एक हेडलाइन में उत्तर दूंगा। आपने जीडीपी की बात की है आज शो में, मैं जीएसटी की करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो केंद्र और राज्य सरकारों का दोनों का पेट्रोलियम को लेके एक प्रकार से रवैया रहा है, टैक्सेशन को लेके, इसके कारण यह स्थिति है कि लगभग 60% एवरेज पे हमारे यहां 1 लीटर फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो अलग टैक्सेस के प्रकार में दी जाती है। ये केवल सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट्स एंड सेंटर का विषय है। आपने इसको अपने शो में कई बारी बोला है। अब 2 तथ्य और। सबसे पहला, डीरेगुलेशन, यानी ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं प्राइसिंग, ये भी बेसिकली वन वे स्ट्रीट है। ऑयल कंपनीज प्राइसिंग पास ऑन करती हैं जब तेल का दाम बढ़ता है, वो कंज्यूमर को पास ऑन करती हैं। बट 2010 में जब यूपीए शासनकाल में पहली बारी पेट्रोलियम को डीरेगुलेट किया गया और 2014 अक्टूबर में जब डीजल को डीरेगुलेट किया गया तो 2 अलग सरकारें थीं, दोनों ने डीरेगुलेशन की, परंतु ऑयल कंपनीज ने गिरते हुए क्रूड का बेनिफिट कभी नहीं पास ऑन किया है कंज्यूमर्स को। इक्का दुक्का 10, 15, 20, 25 पैसा, 1-1.5 रुपया, बट कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। दूसरा पक्ष समझिए, ये हमें बड़ा अच्छी तरीके समझना चाहिए कि इंडिया किसी भी बड़ी इकोनॉमी में से वाहिद एक देश है जहां पे उसकी रिटेल कंपनीज जो सारी लगभग सरकारी ओन्ड हैं, केंद्र की ओनरशिप में है, राष्ट्रपति उनके अल्टीमेट ओनर हैं, उन्होंने लगातार गिरते क्रूड का फायदा पूरी तरीके से पास ऑन नहीं किया है, चढ़ते क्रूड का पूरा बोझ कंज्यूमर पे डाला। ये तेल के दाम गिरे, कच्चे तेल के दाम गिरे, $28 तक भी आया। मैं गलत पूछ रहा हूं क्या सवाल सिद्धार्थ जरा भी? हमें फायदा मिला क्या? नहीं मिला फायदा। और $2-4 बढ़ जाए जी, अरे देखिए दाम बढ़ने लगे, अरे घटने की भी तो कोई बात करेगा।
संदीप, इसलिए दो मिनट और लूंगा मैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा तथ्य, मैंने आपको एक शब्द जीएसटी का बोला और वो मैं अभी आपको बताता हूं क्यों जीएसटी आवश्यक है। दूसरा जो हमें बहुत बड़ा तथ्य समझना पड़ेगा, जब 2017 से डेली प्राइस रिवीजन अलाउ किया गया, मैं आपको ये कह रहा हूं और एक पत्रकार के नाते जिसने इस सब्जेक्ट को कई वर्षों तक रिपोर्ट किया है, मैं डेली प्राइस रिवीजन के सरासर अगेंस्ट हूं। कारण इसका बड़ा सिंपल है। जो तेल खरीद के रिफाइन किया जाता है और आपकी मेरी गाड़ी में उसकी टैंकी में जाता है, स्कूटर में, बंडी में जाता है, वो तेल रोज नहीं खरीदती है कंपनी जी। तो ये डेली प्राइस रिवीजन एक बोझ है। ये केवल हमने कॉपी किया अमेरिका को और यूरोप को, पर हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका में 20% ही टैक्स लगता है फ्यूल पे, जर्मनी में 65% लगता है, इंडिया में लगभग 135% टैक्स लगता है फ्यूल्स पे। सो ये डेली प्राइस रिवीजन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि आपको यह समझना पड़ेगा 99% या 98% देश में जो रोज पेट्रोल डीजल बिकता है, यह सरकारी कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। निजी क्षेत्र का जो कंपटीशन है उसको लगातार 30 वर्षों से निजी क्षेत्र के कंपटीशन को सरकार ने दबाया है। टेलीकॉम में प्राइस इसलिए गिरा क्योंकि हमने निजी कंपटीशन को अलाउ किया। पेट्रोलियम में हमने उसको नहीं किया है। हम हर सरकार की बपौती बना हुआ है तेल का ये खेल, ये सरकार के हाथ में है। चाहे तो गलत कह रहा हूं मैं ये। आखिरी पॉइंट, हाँ, मुझे बताइए कि दारू और तेल ये दो चीज जीएसटी से बाहर क्यों है? जीएसटी हर चीज में है और आज हम जानते हैं कि जीएसटी किसी भी आइटम को नहीं छोड़ रहा है, अच्छी बात है। परंतु पेट्रोलियम और शराब में ऐसा क्या विशेष कि उसको जीएसटी में नहीं ला पा रहे हैं इतने साल के बाद? क्यों जीएसटी काउंसिल, जो एक फेडरल बॉडी है जहां पे केंद्र के वित्त मंत्री की शायद उतनी ही आवाज है, एक वीटो है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है आज तक जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में, क्यों नहीं सारे जो ऑपोजिशन के वित्त मंत्री हैं वो ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जाए? क्योंकि पैसे हैं, यहां से पैसा कमाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब विपक्ष में होंगे, सत्ता में आने के बाद हमारी जेब पर डाका मारते हैं। अब बिजौंदा, आप मुस्कुरा रहे थे लगातार और मेरा हर बार मन कर रहा था कि बिजौंदा इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैं पूछूं बिजौंदा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये पीड़ा है, ये संदीप भाई, वो एक गाना है ना, 1 मिनट रुकिए ना। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? कोई गम छिपा रहे हैं आज बिजौंदा? 100%। यू सी संदीप जी, पहले तो आप एक्चुअली बधाई के पात्र हैं कि आपके चैनल इस चर्चा को इतने उदारता के साथ, एकदम खुलासा के साथ सामने लाया है आपके दर्शक के सामने। यू सी, पेट्रोलियम सेक्टर एक हमारे तमाम सदस्य हैं परिवार के, और सरकार कभी नहीं चाहेगा, कोई भी सरकार हो, और हम पॉलिटिकल चर्चा में नहीं आना चाहेंगे, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगा कि पेट्रोलियम सेक्टर में एक रेगुलेटर हो, सही ढंग के रेगुलेटर। आप लोगों को सबको मालूम है, कानूनी तौर से नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक रेगुलेटर है, लेकिन उस रेगुलेटर को जीडीपी का कोई मतलब उनको जिम्मेदारी नहीं दिया गया जानबूझकर, और उनको अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि यदि वो रेगुलेटर के अंडर में आ जाएगा, और जो हम लोग रेगुलरली एज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करते हैं कि कोई भी आप टैरिफ या प्राइस जो रेगुलेटरी माध्यम से रेगुलेट होता है, उसमें सारे लोगों का पक्ष लेने के बाद ही प्राइस फिक्सेशन होता है। कहां पक्ष लिया जा रहा है? वोट ले लिए जाते हैं, पक्ष कहां लिया जाता है? और यहां पर सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं बिजौंदा, बिजौंदा 1 सेकंड के लिए सर, प्लीज 1 सेकंड के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बहुत बात हो गई, पर घर में शायद आपको भी हमारी भाभी ताने मारती होंगी कि बहुत कुछ कहते हो, सरकार को यह क्यों नहीं बताते 3 महीने में 125 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, 50 रुपए एक बार, फिर 50 रुपए, फिर 25 रुपए, 719 रुपए दे रहे हैं ना गैस सिलेंडर के, जो 594 रुपए था।
हम तो सब्सिडी सरेंडर कर दिए। हाँ। हम तो हाईएस्ट प्राइस में ले रहे हैं, हम सब्सिडी सरेंडर कर दिए। क्यों सरेंडर किए? हम इसलिए सरेंडर किए कि जो हमारे ग्राहक हैं जो आज भी गैस सिलेंडर नहीं उपयोग कर पा रहे हैं उनको मिले कम से कम पैसे में, इसलिए हम सरेंडर किए। लेकिन वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ। उनको आज भी लकड़ी खोज कर लाना पड़ रहा है और कुकिंग करना पड़ रहा है। यूसी, तो मेरा जो संक्षेप में कहने की बात है, देखिए ये एक पॉलिटिकल विल का जरूरत है। और आपने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये बताए हैं कि ये स्टेट और सेंटर दोनों का जिम्मेदारी है। नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए बिजौंदा, देखिए आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से, केंद्र भी राज्य सरकारों से भी, लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, अमिताभ बच्चन बड़े परेशान थे कुछ साल पहले, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो अक्षय कुमार कहते हैं दोस्तों मुझे लगता है, यह 2012 का ट्वीट, दोस्तों मुझे लगता है कि अब साइकिल साफ करके सड़क पर आने का वक्त आ गया है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। फिर लिखते हैं अक्षय कुमार, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद मुंबई वाले लोग लाइन में लगे हुए हैं, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सका। यही हाल अनुपम खेर का था। अब सब चुप क्यों हैं? मतलब आम आदमी भी परेशान नहीं है, वो क्या सबने मान लिया ये न्यू नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बढ़ गए तो बढ़ गए। कुछ साल पहले तक ये बहुत बड़ी परेशानी थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोग का जरूरत है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कीमत बढ़ने से ये एक्सकेलेटिंग प्राइसेस बढ़ते हैं, सारी जगह पे बढ़ जाता है। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट होता है, आपका डेली एसेंशियल गुड्स पे इफेक्ट होता है, सारी चीजों में इफेक्ट होता है। तो इसलिए वर्ल्ड भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक इस ढंग का एक ओपन मार्केट रखते हैं जहां पर रेगुलेटर होता है। इसी आज यहां पर आप बोल रहे हो ये ओपन मार्केट है, मार्केट ड्रिवन है, बट रेगुलेटर नहीं है। ये कौन सी मतलब हुआ? हाँ, सरकार बताए ना कुछ तो करेगी, ऐसा थोड़ा है कि सरकार के हाथ में इन कीमतों को नियंत्रित करना नहीं है। राजीव रंजन तो सरकार के हाथ में है ना। सर एक मिनट, राजीव रंजन, सरकार चाहे तो कीमतें कम कर सकती है ना, ये बाजार का हवाला देना, ये बाजार ठीक है, बाजार नहीं तय करता ना, सरकार चाहे तो कीमतें कम हो सकती हैं। राजीव रंजन, निश्चित तौर पर जो अभी हम लोगों के विचार हैं वो अभी की व्यवस्था के आधार पर, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी की कई बातों से सहमत। बहुदलीय लोकतंत्र में एक ईमानदारी जरूर होनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल में हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी गठबंधन की सरकार। अगर जीएसटी को लेकर के कोई आम राय बनती है तो इसमें कांग्रेस बनाम एनडीए का सवाल नहीं है। यहाँ केवल ब्लेम गेम एक दूसरे पर मरने के बजाय इससे निश्चित तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा और इसका राष्ट्रव्यापी इसका असर होगा। लेकिन नहीं, फिर देखिए, अब मैं एक पॉइंटेड सवाल पूछ लूं। मेरी जानकारी ये है राजीव भाई कि आपकी सरकार 2.5 साल पहले आपने वैट घटाया था, फिर से बढ़ाने वाले हैं क्योंकि शराबबंदी कर रखी है बिहार में। वहां से जो बात सिद्धार्थ का ही आप जिक्र कर रहे थे ना, शराब से तो आपको आमदनी हो नहीं रही, अब तेल पर जो वैट था जो घटाया था वापस बढ़ाने वाले हैं। गलत कह रहा हूं? ये जानकारी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात इसकी जानकारी नहीं है और ये अनैतिक भी होगा कि आधिकारिक तौर पर ऐसे फैसले जब तक नहीं हो जाए तब तक इस पर कोई चर्चा हो। लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर इसकी पहल देश की बड़ी पार्टियां जिनकी सरकारें कई राज्यों में, अगर वो इस पर सहमत होती हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी ईमानदार कोशिश होगी इस पर मातमपुर्शी करने के बजाय अगर एक फैसले के साथ देश आगे बढ़े। और जहां तक सेंट्रल टैक्सेस के शेयरिंग का सवाल है, जीएसटी जब उसका हिस्सा नहीं सारे आप क्या कह रहे हैं कि जीएसटी में लाया जाए, इस पर एक आम सहमति बने, क्या करना चाहिए? निश्चित तौर ये करना चाहिए। आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या ये तरीका निकलेगा? नहीं तो तेल हमारा तेल निकालता रहेगा। लगता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से और वीटो के साथ काम करती है और पिछले जब से जीएसटी लागू हुआ है हमेशा ही बीजेपी की संख्या उसमें ज़्यादा रही है या उनके घटक दलों की। विपक्ष की तो आवश्यकता ही नहीं थी।
2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने एआईसीसी से मांग की कि हमारा जीएसटी का पैसा दीजिए और इसको जीएसटी में ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और पंजाब के वित्त मंत्री ने स्पेशली, मुझे याद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बीजेपी को कौन रोक रहा है। आप सिंपल आपको कौन रोक रहा है? पलट कर ये तो डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, आप भी ले सकते हैं, हमारे हाथ में आप नहीं है। दबाव डाल दें सरकार पर। पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में आपकी सरकारें हैं। संदीप भाई, जीएसटी काउंसिल में सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं। वहां पर विपक्ष के वित्त मंत्रियों का बहुमत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं वैट घटा दीजिए। जीएसटी बनी है बीजेपी और उनके घटक दलों का है। दूसरी चीज, अब बात आती है कि सब सरकार, केंद्र सरकार किस तरह से मजबूर है। अभी सिद्धार्थ जी ने बताया और मैं भी बताने जा रहा था डीरेगुलेशन के बारे में, वो चीजें उन्होंने कही। गवर्नमेंट ऑनर है मैक्सिमम कंपनियों की। अरे भाई, कंपनियां कोई अपने इंडियन ऑयल या बीपीसी अपने घर तो नहीं लेके जा रही है पैसे को। उनके डायरेक्टर या एमडी तो अपने घर लेकर नहीं जा रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? कंपनियों के खाते में। और कंपनियों की मालिक कौन है? सरकार। अब मुझे केवल ये बताइए कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा किया वो कहां चला गया? उसका सीधा कारण यह है कि सारे व्यापार धंधे बंद हैं। सरकार चलाने के लिए कहीं से भी कोई पैसा नहीं आएगा। बैंक दिवालिया होंगे। कितने बैंक पिछले 2 साल के अंदर दिवालिया हो गए। जिस देश में बैंक दिवालिया होने लग जाएं और उसके बाद आप कहें कि सारी तो सरकार का दायित्व तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार चाहे तो कर सकती है। कंपनियां भी तो, ये कंपनियां जो तेल बेचती हैं वो तो सरकार की हैं। बाकी तो बुक कीपिंग एक्सरसाइज है। आप खाते अलग अलग बना लो, सरकार ही चला रही है ना तेल का खेल। तो देखिए, ये जो कंपनियां हैं अपने, उनका जो काम करने का तरीका है, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, फैसले लेती हैं। कहना बहुत आसान है कि वो सरकार उसकी मालिक है, उनका अपना अलग ऑडिट होता है और वो सीएजी ऑडिट का भी उनका एक अलग सिस्टम बना हुआ है। तो ये कहना कि वो सरकार उसका मालिक है, जैसा चाहे उनके हाथ मरोड़ लेगी, वो हो नहीं सकता। दूसरा, जीएसटी में राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं कि ये पेट्रोल पदार्थ आए उसमें, कि उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है। जीएसटी काउंसिल में सारे के सारे फैसले सर्वसम्मति से, सहमति से लिए जाते हैं, आज तक लिए गए हैं। और उसी तरह से अगर सर्वसम्मति सहमति बन जाती है तो जीएसटी काउंसिल बहुत आराम से पेट्रोलियम पदार्थों को ला सकती है। सिद्धार्थ, आई ओनली हैव 40 सेकंड्स। एक सेकंड सिद्धार्थ, जरा भी 2 चीजें। ये कह रहे हैं यहां पर देश रत्न निगम, आलोक शर्मा का आरोप था कि सरकार की तो कंपनियां, सरकार चाहे तो कर ले, कि नहीं ये प्रोफेशनली रन है, इनको सरकार से अलहदा करके माने। जो कंपनियां तेल बेच रही हैं तो ये सरकार की ओन्ड। और दूसरा, जीएसटी में कि नहीं विपक्ष आड़े आ रहा है इसलिए कम नहीं हो पाती ड्यूटी। 40 सेकंड्स। देखिए, फैक्ट ये है कि जब पेट्रोलियम पे डिस्कशन हुआ तो तब स्टेट्स ने अपोज किया, और जहां तक मुझे याद है और मेरी जानकारी है, लगभग 2 वर्ष पहले की बात है, बीजेपी और नॉन बीजेपी स्टेट्स ने सबने इसको अपोज किया और बोला ये विषय बाद में देखेंगे। यही फ्यूल के साथ भी हुआ है। तभी मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र और राज्यों की दोनों का इस विषय की जिम्मेवारी बनती है। केवल केंद्र को बोलना ये गलत है। और जहां तक जीएसटी से लाभ क्या होगा संदीप, नहीं जीएसटी पर नहीं, ये कंपनियां तो सरकारी है ना, है तो सरकार की ही। हाँ, पर इनको अलग देखकर मतलब सरकार चाहे तो कम कर सकती है ना कीमत। नहीं, टैक्स कंपनीज नहीं लगा रही है ना, प्रोडक्शन पे टैक्स सेंटर लगा रहा है, सेल्स पे टैक्स स्टेट्स लगा रहे हैं। कंपनीज का मैंने हवाला इसलिए दिया कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि उनकी कोई स्वायत्ता नहीं है एक प्रकार से इस विषय में टैक्सेशन को लेकर। तो ये सरकार का खेल है, जो ये तेल का खेल है, और विपक्ष में आवाज कुछ होती है, सत्ता पक्ष में कुछ और। ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है। तो सरकार चाहे तो आप, मैं, जो ये बढ़ी हुई कीमतें, जो ये जीडीपी सोर कर रही है ना, रॉकेट की तरह जीडीपी, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार चाहे तो इन्हें कम कर सकती है। थोड़ा करे, थोड़ा आम आदमी को राहत दे। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर PolicyBazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, राजधानी बेसन स्वाद